हाय। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक देश के गवर्नमेंट का काम क्या होता है, तो ऐसे में आप बोलोगे कि गवर्नमेंट का काम होता है देश को आगे बढ़ाना, तरक्की की ओर ले जाना, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एंड इन शॉर्ट बोला जाए तो देश को चलाने का जो काम होता है ना, वो गवर्नमेंट का होता है, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि कई ऐसी भी गवर्नमेंट रह चुकी है जो कि अपने ही लोगों पे एक्सपेरिमेंट करती है, और ऐसी वैसी एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट जिससे लोगों के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करा जा सके। जी हाँ, मैं यहाँ यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 1950s के दौरान प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा पे काम किया था, जिसके तहत वो अपने ही लोगों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सेकेंड सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर II फाइनली खत्म हुआ था, और ऐसे में हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि वॉर के बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वॉर के बाद एलाइज, स्पेशली इंग्लैंड एंड अमेरिका, इन्होंने जर्मनी जाकर वहां से कई सारे लोगों को इंटरोगेट किया, स्पेशली जो साइंटिस्ट थे, लाइक 1000 से भी ऊपर साइंटिस्ट को इंटरोगेट किया, और वॉर से रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स को भी जब्त किया, जिनमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बॉन यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में इनके हाथ लगा ओइजनबर्ग लिस्ट। ये एक ऐसा लिस्ट था जिसमें उन सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर का नाम था जो कि थर्ड राइक के लिए काम किया करते थे। ऐसे में यूएस ने ऑपरेशन ओवरकास्ट को अंजाम दिया, जिसके तहत जितने भी जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि थर्ड राइक के लिए काम कर रहे थे, उन सब को उठाकर अमेरिका लाया गया, ताकि अमेरिका में ही रहकर वो अमेरिका के वॉर वेपन्स या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स पे काम कर सके। आगे चलकर इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन पेपर क्लिप भी कहा गया। अब उस वक्त जो यूएस प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ऐसे जर्मन साइंटिस्ट्स को नहीं लाया जाए जो कि नाजीज के लिए काम करते थे या फिर वो किसी भी तरह से वॉर क्रिमिनल थे। लेकिन इस जो पूरे ऑपरेशन पेपर क्लिप को जो ऑर्गेनाइजेशन देख रही थी, JIOA, उन्होंने इस डायरेक्ट ऑर्डर को एकदम से नकार दिया, और वो लोग सारे साइंटिस्ट को उठाकर यूएस ले आए ताकि उनके साथ मिलकर बायोलॉजिकल वेपन्स पे काम किया जा सके। इनमें रॉकेट साइंटिस्ट से लेकर कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी थे जो कि माइंड कंट्रोल पे काम कर रहे थे। और जैसे ही यूएस को ये बात पता चली, उन्हें लगा कि शिट, ये लोग तो माइंड कंट्रोल कर रहे हैं और हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे, तो व्हाई नॉट हम भी ऐसा कुछ शुरू करें। और इसी पॉइंट से शुरू हुई MK अल्ट्रा की, जहां जर्मनी के ही साइंटिस्ट मिलके माइंड कंट्रोल यानी कि ह्यूमंस के माइंड को पूरी तरह से कैप्चर करके उन्हें मैनिपुलेट करने के प्रोसेस पे काम करने लग गए। तो आखिर क्या था ये प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा? यूएस गवर्नमेंट 1953 से लेकर 1973 के बीच ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ताकि उनके माइंड को कंट्रोल करा जा सके या फिर उन्हें मैनिपुलेट करके उनसे कुछ भी उगलवाया जा सके या उनसे कुछ भी करवाया जा सके। आई नो ये सुनने में अजीब सा लगता है कि क्या ये पॉसिबल भी है, बट लेट मी टेल यू कि वो लोग इस प्रोसेस में काफी आगे पहुंच गए थे। ये सब अचीव करने के लिए वो लोग विक्टिम्स के बॉडी में केमिकल्स को इंड्यूस करते थे, और कई बार तो लोगों को पता तक नहीं होता था कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है। यानी कि कोई भी यहाँ कंसेंट वाली बात थी ही नहीं, बस मिल गए तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स ऐसे लोग होते थे जो यूजुअली सेक्स वर्कर्स हो, या फिर वो ब्रॉथल वगैरह जाते हैं, या फिर वो प्रिजनर हो, एंड इन सम केसेस जिस किसी को भी टर्मिनल डिजीज है जो कि ठीक नहीं हो सकती, तो उस तरह के लोगों को पकड़ के एक्सपेरिमेंट उन पर कर दिया जाता था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के हेड डॉक्टर सिडनी गॉटलिब थे, और उनका मानना था कि अगर एक ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करना है या फिर उसे कंट्रोल करना है, तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में उस माइंड में जो पहले से चीज़ें हैं उनको खाली करना होगा, यानी कि माइंड को भुला देना होगा, उसे बिल्कुल ब्लैंक कर देना होगा। और दूसरा स्टेप में एक नया माइंड इंड्यूस करना होगा। नाउ फर्स्ट स्टेप यानी कि माइंड को भुला देने के लिए, माइंड के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हटा देने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? ड्रग्स का। ड्रग्स की मदद से ऐसा किया जा सकता था, और ऐसा ही डॉक्टर गॉटलिब भी कर रहे थे। इनफैक्ट CIA अपने विक्टिम्स पे हर तरह के इलीगल ड्रग्स का यूज करती थी जिससे वो अपने आपे में नहीं रहते थे, एंड ऐसा भी बोला जा रहा था कि CIA उस वक्त
ट्रूथ सीरम बनाने में भी काइंड ऑफ सक्सेसफुल हो गई थी, जिसको लेने से कोई भी इंसान झूठ बोल ही नहीं पाएगा। अब आई डोंट नो ये बात कितनी सच है, लेकिन एक ट्रूथ सीरम बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन हो सकता है, स्पेशली अगर आपके पास कोई वॉर प्रिजनर्स हो, क्योंकि अगर आप उसको सीरम देते हैं तो वो झूठ बोल ही नहीं पाएगा और वो सारा सीक्रेट आपको उगल के बता देगा। दिस वॉज अ वेरी बिग थिंग बैक देन, एंड इवन नाउ अगर कुछ ऐसा होता है तो ये बहुत ही अजीब, डरावनी और बड़ी बात है। अब ये जो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा थी वो स्केल में बहुत ही बड़ी थी। आई मीन इतनी बड़ी थी कि इसमें 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, और इंस्टीट्यूशन भी कैसे कैसे, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, या फिर आप छोटा नर्सिंग होम वगैरह जाते हैं, वो सारी जगह जहां पे एक इंसान जाते वक्त सोच भी नहीं सकता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाएगा। और MK अल्ट्रा के अंदर 160 से भी ज्यादा छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जहां अलग अलग चीजें ट्राई करी जा रही थी और लोगों पे अलग अलग तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही थी। इन इंस्टीट्यूशंस में विक्टिम्स को ड्रग दिया जाता था और ड्रग दे के बस नोटिस किया जाता था कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और क्या उनके बिहेवियर को एक पर्टिकुलर वे में मैनिपुलेट किया जा सकता है ड्रग के अमाउंट को देके, या उसको थोड़ा सा टैम्पर करके, इधर उधर करके क्या लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिक एजेंडा यही था कि लोगों को कंट्रोल करके उनसे सच बुलवाया जा सके, उनसे कुछ भी करवाया जा सके, और एक तरह से फुल कंट्रोल ऑन ह्यूमन, ताकि आपके अगेंस्ट वो जा ही नहीं सके। और पता है इन सब के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग थी वो कौन सी थी? वेल, उसका नाम आपने सुन रखा होगा, बट लेट मी टेल यू, इट वाज LSD। LSD, which stands for lysergic acid diethylamide, ये एक ऐसी ड्रग थी जो कि 1938 के अराउंड बनना शुरू हो गई थी, एंड 43 में इट वाज लाइक फुली डन। और इस ड्रग का ही CIA ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि उनके बिहेवियर को नोटिस करा जा सके एंड उनकी जो अपनी एक्सपेरिमेंट थी उसको कैरी ऑन किया जा सके। इनफैक्ट ये ड्रग इतना ज़्यादा यूज हुआ था कि डॉक्टर सिडनी गॉटलिब में 1950s के दौरान वर्ल्ड का जितना भी LSD का प्रोडक्शन था पूरे वर्ल्ड में, उसको खरीद कर अमेरिका मंगवा लिया था और इस ड्रग को हर एक इंस्टीट्यूशन को बांट दिया था, जो मैंने बताया, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, और वहाँ जब भी कोई पेशेंट आता था जिसको ये लोग विक्टिम बनाना चाहते थे, उसको ये ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया जाता था एंड देन उनके बिहेवियर को नोटिस किया जाता था। अब आप समझो, आप एक पेशेंट हो, आप एक हॉस्पिटल में जाते हो किसी इलाज के लिए, और वहाँ आपको ड्रग करके आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और आपके बिहेवियर को नोटिस करा जा रहा है। काफ़ी फक्ड अप लग रहा है ना ये सब कुछ? है, क्योंकि ये फक्ड अप एक्चुअली में है बहुत ज़्यादा, एंड ये चीज़ अभी नहीं 1950s के दौरान से ही किया जा रहा था। अब मैंने आपको बताया ही है कि MK अल्ट्रा के अंदर 160 से भी ज़्यादा सब प्रोजेक्ट्स थे, और इनमें से एक था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स। और अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, लाइक व्हाट द एक्चुअल फक, क्या हो रहा था। तो ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स में क्या होता था कि CIA एक अपना वेयर हाउस बनाती थी। अब इस वेयर हाउस के अंदर वो लोग प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते थे, उन्हें पे देते थे ताकि प्रोस्टिट्यूट्स लोगों को फंसाकर इस CIA के वेयर हाउस के अंदर लेकर आए। ना ये जो वेयर हाउस होता था ना, उसमें बहुत अजीब तरह की लाइट्स लगी होती थी, अजीब तरह की इमेजरी जिसे देखकर लोग डिस्टर्ब हो, और जब प्रोस्टिट्यूट किसी इंसान को लेकर आती थी तो उसको LSD दे दिया जाता था उस वेयर हाउस के अंदर, एंड देन उस इमेजरीज को देखकर, उस पूरे लाइटनिंग को देखकर वो इंसान अजीब बिहेव करता था, और उसके पूरे बिहेवियर को बाहर से एक वन वे मिरर से बैठकर देखा करते थे और उसे पूरी तरह से मॉनिटर करते थे। ड्रग स्टेट में विक्टिम्स को उकसाया जाता था और उनसे उनकी बहुत सारी डार्क सीक्रेट्स पूछी जाती थी, सिर्फ इसीलिए ताकि ये देखा जा सके कि वो सच बोल देते हैं कि नहीं, उनका बिहेवियर कैसा होता है और क्या उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इन एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली वो हर चीज करी जा सकती थी जो कि आप सोच सकते हैं, एंड कुछ ऐसी भी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, एंड दिस वाज टोटली इलीगल। अब ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स जो कि कॉमन लोगों पे किया जा रहा था, ये एकदम इंस्टेंट सक्सेस था, और जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ इसके स्कोप को और बढ़ा दिया गया। पहले तो लोगों को वेयर हाउस में लाया जाता था, अब ये लोग क्या करने लगे कि कैफे में या फिर कहीं गार्डन है वहां भी लोगों को ड्रग एडमिनिस्टर कर दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्टर कर दे रहे हैं, और वहीं उनके बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं कि ये लोग पब्लिक में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अकेले में इस तरह का रिएक्शन था, बट पब्लिक में अगर इनको ड्रग मिलता है तो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या इनको पब्लिक इन्वायरमेंट में कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इनके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा बहुत तो इसमें सक्सेसफुल हो रहे थे।
अब ये एक्सपेरिमेंट 10 साल तक चला, जिसमें CIA को बहुत कम सक्सेस मिली। इसीलिए इन्होंने प्रोजेक्ट को थोड़ा कम करना शुरू कर दिया एंड 1963 के दौरान मीडिया के अलावा पुलिस को भी इस सब पे शक होने लग गया था। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा बैकआउट किया एंड 65 तक ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स को काइंड ऑफ बंद कर दिया गया। अब ये तो बस एक प्रोजेक्ट की कहानी है और मैंने आपको बताया कि ऐसे 160 से भी ऊपर प्रोजेक्ट थे और इन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, साथ ही साथ इनको छिपाने के लिए CIA किस हद तक भी जा सकती थी। इसके लिए वो लोगों को मार भी सकती थी और ऐसा ही कुछ फ्रैंक ओल्सन के केस में हुआ। फ्रैंक ओल्सन एक साइंटिस्ट थे जो कि CIA के लिए काम करते थे और 1953 के दौरान एक पार्टी में उनके ड्रिंक में LSD मिला दिया गया। ठीक उसी साल 28 नवंबर को वो न्यूयॉर्क में अपने होटल रूम से कूदकर अपनी जान गंवा दिए। नाउ जब उनकी ऑटोप्सी की गई तो उसमें पाया गया कि ठीक है, उन्होंने सुसाइड किया था और लोग बोलने लगे कि उनके पास वर्क का बहुत प्रेशर था जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और जो फ्रैंक की फैमिली थी वो भी इस बात को मान गई, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही रीजनेबल एक्सप्लेनेशन लगता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा राज था जिसका खुलासा आगे के कुछ सालों में हुआ। देखो, बात ये थी कि फ्रैंक जो थे ना, वो एरोसॉल वेपन्स में एक्सपर्ट थे, यानी कि कुछ ऐसे वेपन्स बनाना जिससे हवा में ही ड्रग को इंड्यूस कर दिया जाए, या फिर कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल जिससे लोगों की जान भी जा सकती है या उन्हें टॉर्चर किया जा सकता है। और लोग मानने लग गए थे कि फ्रैंक ने देखा कि उनके द्वारा बनाए गए वेपन्स का CIA किस तरह से इस्तेमाल करके लोगों को मार रही थी या उन्हें टॉर्चर कर रही थी। फ्रैंक को ये सब देखा नहीं गया, किसी को भी देखा नहीं जाएगा, और इसीलिए फ्रैंक चाहते थे कि वो इस सब को पब्लिक तक ले आए, यानी कि सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिर क्या चल रहा है। इनफैक्ट अपने मौत से 4 दिन पहले, यानी कि 24 तारीख को उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था एंड देन उनको बोला गया कि वो न्यूयॉर्क जाए और वहाँ अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा ले एंड देन रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क जाने के बाद क्या हुआ ये आप जानते हैं। तो ये आत्महत्या थी या फिर एक मर्डर? आई थिंक इट वाज अ मर्डर। ये मर्डर वाली बात और एविडेंट तब हो गई जब 1975 में MK अल्ट्रा से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट फाइल्स को पब्लिक कर दिया गया था, और इन फाइल्स को पढ़कर फ्रैंक की फैमिली भी समझ गई कि हो सकता है कि फ्रैंक ने आत्महत्या नहीं किया था बल्कि उन्हें प्लान्ड वे में मारा गया था। बस क्या था, केसेस वगैरह चलने लग गई एंड देन उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे US के, उसके अलावा जो CIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने फ्रैंक की फैमिली से माफ़ी तक मांग ली। CIA ने तो यहाँ तक एडमिट किया कि उन्होंने फ्रैंक को LSD से ड्रग किया था, लेकिन वो लोग ये बात नहीं माने कि उनका हाथ फ्रैंक के मर्डर में था। इसके बाद कई साल केसेस चलती रही और 1994 में फाइनली फ्रैंक की बॉडी पे दोबारा ऑटोप्सी किया गया और इस बार पाया गया कि फ्रैंक के सर पे चोट आई थी इवन बिफोर वो कूदे थे होटल से, यानी कि किसी ने उन्हें मारा था एंड देन उन्हें विंडो से धकेल कर फेंक दिया था। अब ये बात प्रूव तो नहीं हो सकी कि फ्रैंक का मर्डर ही हुआ था, लेकिन इतने सारे एविडेंस किधर पॉइंट करते हैं आप खुद मुझे बताओ। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फ्रैंक की फैमिली को $750,000 एज अ पेनल्टी पे भी किया, क्योंकि उनका मानना था कि उनका हाथ कहीं ना कहीं इसमें था, बिकॉज उन लोगों ने फ्रैंक को ड्रग वगैरह किया था। अब फ्रैंक के मौत की सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता। साथ ही फ्रैंक के मरने के बाद हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि फ्रैंक आखिर पूरी दुनिया को क्या बताना चाह रहे थे। सो वी आर इन द एंड गेम नाउ, और एंड गेम में वही हुआ जो कि हर एक इस तरह के इलीगल प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। ये पब्लिक आई में आने लग गया, और जैसे जैसे चीज़ें पब्लिक आई में आने लग जाती है, वो एक्सपोज होने लग जाती है, तो गवर्नमेंट को स्केल डाउन करना पड़ जाता है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के बारे में मैंने बताया है कि इसे 1965 के दौरान से ही स्केल डाउन किया जा रहा था और 1973 तक तो ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से शट डाउन हो गया। 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट सेमोर हर्स्ट ने अपनी एक स्टोरी पब्लिश करी जहां वो MK अल्ट्रा के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सपोज कर रहे थे एंड दिस वाज अ वेरी बिग बैकलैश। उस वक्त की गवर्नमेंट को, CIA को एंड लोगों को पूरी तरह से गवर्नमेंट पे ट्रस्ट टूट गया। सब लोग जस्टिस एंड इन्वेस्टिगेशन डिमांड करने लगे और ऐसे में CIA के हेड ने एक बहुत ही कनिंग चाल चली। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने MK अल्ट्रा से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को ही नष्ट करवा दिया। फिर भी प्रोसीडिंग्स चली, लीगल बैटल्स हुए और कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिकवर भी किया गया, और उसी की नॉलेज जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ आपको मिल रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है एज इफ इसका स्केल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आप खुद ही सोचो कि इसका स्केल कितना बड़ा होगा, इस पे कितने पैसे खर्च किए गए थे, जहाँ 1000 से भी ऊपर साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे और कितने सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व थे।
CIA का तो कहना है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान सिर्फ फ्रैंक की ही जान गई, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हो? क्या इन्होंने सिर्फ फ्रैंक की जान के साथ खेला था, या फिर यहाँ कई सारे लोग थे, कई सारे इनोसेंट लोग जिनके साथ ये सब कुछ हुआ और CIA कभी एक्नॉलेज ही नहीं करी कि किसी के साथ कुछ भी हुआ है? इनफैक्ट जब रिपरकशंस की बात आती है, यानी कि पे बैक करने की बात आती है, तो CIA ने सिर्फ 14 लोगों की फैमिली को पे बैक किया, ये कहकर कि सिर्फ 14 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों पे किया गया था। ना धीरे धीरे लोग इस बात को भूल गए एंड सब कुछ नॉर्मल सा हो गया, गवर्नमेंट भी इससे बच के निकल गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में भी गवर्नमेंट ऐसी प्रोजेक्ट्स हमारे ऊपर नहीं कर रही होगी? क्या हम ह्यूमंस आज भी सेफ हैं, या हम आज भी एक एक्सपेरिमेंट का शिकार हैं? वेल, मेरे दिमाग में इसको लेके एक थियरी है जो कि मैं आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा। अब अगर आधुनिक युग की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा ड्रग पता है क्या है? सोशल मीडिया। जी हाँ, आप सबसे ज़्यादा वक्त अपना कहाँ स्पेंड करते हो? मे बी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर, और पता नहीं ऐसे ही बहुत सारी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ अपने टाइम स्पेंड करते हो। और ये जो टाइम आप सोशल मीडिया को देते हो, इसे यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट करने में। अब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ले लो, एक रूलिंग गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट को या तो एक लोग हमेशा गलत ही बताते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा उसको सही बताते हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, वो 100% सही नहीं हो सकती और ना ही पूरी तरह से गलत होगी। उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें भी होंगी। लेकिन आप चैनल्स उठाकर देख लो यार, कहीं कहीं आपको सिर्फ उनकी बुराइयां बताई जाएगी, कहीं सिर्फ अच्छी बातें, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, या फिर आई डोंट नो, इवन सम पॉलिटिकल रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, वहाँ भी आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सब लोग यहाँ अपना एजेंडा चला रहे हैं, सबका एक मकसद है, वो आपको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कट किस कर रहा है? आपका। वो कहते हैं ना, सब लोग हमको मिलकर पागल बना रहे हैं, वही बात यहाँ पे है। एंड आजकल अब उस ड्रग की ज़रूरत नहीं है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चेम्बर में बिठा कर किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, ड्रग एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाएगा। नहीं, इन सब के लिए सोशल मीडिया है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे इससे रिलेटेड बहुत बड़ी अच्छी और बहुत ही अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी है जो कि बताती है इस पूरे चीज़ को कि एक सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर लोग किस हद तक जा सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं उस पूरी चीज़ को कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो एक पूरी अलग ही वीडियो बन सकती है, एंड आई एम नॉट इवन प्रीटी श्योर कि इस वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, क्योंकि ये टिपिकल हॉरर वीडियो नहीं है, थोड़ी डिफरेंट सी वीडियो है। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसके पार्ट 2 को भी लेकर आऊँगा, जहाँ मैं सोशल मीडिया के इफेक्ट्स को आपके बारे में बताऊँगा और उससे रिलेटेड सारे हॉरर चीज़ें जो होती है हमारी दुनिया में, लाइक कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस, इन सब को आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा जिससे आप समझ सके कि क्या चल रहा है इधर ना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मुझे पता चल सके कि ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं आएगी तो नहीं बनेगी आगे ऐसे, और अगर आती है तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा जो कि और भी अमेजिंग होगा। एंड यस, शेयर भी करिएगा वीडियो को ताकि इसकी रीच बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि डिमोनेटाइज हो जाएगी या फिर पता नहीं प्लेटफॉर्म से भी हट सकती है, क्योंकि ये सब बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप की टॉपिक होती है। नाउ जाने से पहले एज यूजुअल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।